बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए और अल सुबह आपका साथ देने के लिए मैं हूं इमरान हसन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में से हो। अल्लाह करे कि आपका जो आज का दिन है इसे आप अच्छे दिनों में शुमार करें। आई मीन जो पॉजिटिविटी है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप भी लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी और आसानियों का बाइस बने, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। सो इसी बेस्ट विशेज़ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आज सुबह जब सड़क पे निकले तो देखा सड़कें वीरान थी। काफ़ी हद तक जो लाहौर का ट्रैफिक है वो ना होने के बराबर है, चूँकि शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर छुट्टी है, इसी वजह से रश भी कम था। हम अगर थोड़ा सा शायर मशरिक़ की बेहतरीन शख्सियत के हवाले से बात करें तो ये उनके यौम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया था और यौम इकबाल के हवाले से जो मुख्तलिफ तकारीब हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो मुनक़िद की जा रही हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें मालूम है 20वीं सदी के अजीम शायर, मुसन्निफ़, कानूनदान, सियासतदान, तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत और हमारे लिए बहुत सारे मामलात में जो उनकी शख्सियत है वो मशअल राह की हैसियत रखती है। उनकी शायरी आज भी हमारा लहू गरमाती है और जो खुदी का फ़लसफ़ा है, जो नौजवानों पे फोकस है, जो अपने आप की पहचान की बात है और फिर जो इश्क़ हकीकी की जानिब इश्क़ मजाजी के थ्रू जाना है, उस सफ़र का जो तस्करा है शायर मशरिक़ ने कमाल किया अपने काम के अंदर। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज ही के दिन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और उनकी जो इब्तदाई तालीम है वो आबाई शहर में उन्होंने हासिल की। इसके साथ साथ लाहौर में भी कुछ इब्तदाई तालीम हासिल की। 1905 में बरतानिया से वकालत की, बाद में जर्मनी से फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की, उसमें PhD की। अल्लामा इकबाल ने वतन वापसी के बाद 1910 की अगर बात करें तो शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर जो मुंतशिर मुसलमान थे इन्हें ख्वाब गफलत से जगाया और फिर हम जानते हैं कि अल्लामा की शायरी ने क्या मिरेकल किया। अगरचे कि हम आज अल्लामा के फ़लसफ़े से बहुत हद तक दूर हैं, अगर उस शायरी का कुछ हिस्सा भी, उसके कुछ मौज़ूआत भी जो कि बड़ी हमजहद किस्म की शायरी है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की, जो ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर रोशनी डालती है और एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी फ़राहम करती है। अब आप कहेंगे बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी कैसे, तो उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कुरान और हदीस से ली गई है। अल्लामा इकबाल साहब ने जो भी शायरी की उसका बराह रास्त ताल्लुक़ कुरान करीम से है, उसकी बराह रास्त इंस्पिरेशन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। तो ये वो जज्बा जो है उस शायरी के अंदर, ये जो एसेंस है इस्लाम का, ये आपको कनेक्ट करता है ज़िंदगी के हर पहलू से और हर पहलू को खूबसूरत बनाता है। ये आप गार्ड्स की तब्दीली भी देख रहे हैं जो कि पाक बहरिया ने संभाले हैं आज। इस हवाले से मज़ीद अगर कोई तकरीब आती है, लाइव आती है हमारे शो में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इट्स अ बिग डे। डॉक्टर इकबाल साहब को पढ़िए और समझिए। आई बिलीव आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज़बरदस्त कलर्स ऐड होंगे और आप ज़िंदगी को समझने में बहुत अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। इस पर बात करते रहेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि स्टार्ट में आपको बताना होता है, एक स्टार्टर देना होता है, तो स्टार्टर में क्रिकेट भी है वंस अगैन हमारे पास। और क्रिकेट जनाब ईडन गार्डन्स का जिक्र बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ है, मुसलसल जो ट्रेनिंग है वो जारी है। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ जो शोबे हैं जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, इसके अंदर हिस्सा लिया है और जो मुख्तलिफ प्रैक्टिस सेशंस हैं इसमें बात की जा रही है MRI रिपोर्ट की जो कि नेगेटिव आई है और वो है फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की, जिन्होंने इसमें इसके बाद ओबियसली ट्रेनिंग की है। MRI रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रैक्टिस सेशन में फास्ट बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाने पर काम किया है। जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसके खिलाफ सर पर चोट लगने के बाद हमें मालूम है कि हारिस रऊफ़ ने पहली मरतबा बॉलिंग में हिस्सा लिया। फ़खर ज़बान के अलावा तमाम बैटर्स ने बैटिंग प्रैक्टिस की। ये बड़ी अलार्मिंग बात मुझे लग रही है कि फ़खर ने क्यों प्रैक्टिस नहीं की। क्या फॉर द टाइमिंग खुद नहीं आए, खुद को रिजर्व रखना चाह रहे थे, या फिर कोई और मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक्निकली मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह करे वो ठीक हों, वो खेलें, चूँकि उनका खेलना बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के खिलाफ। तो हमने जनाब 11 तारीख को अपना मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन आज जो मैच है वो हमारे क्वार्टर फाइनल की हैसियत बहरहाल रखता है, क्योंकि आज के मैच के अंदर जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का मैच न्यूजीलैंड की टीम न जीत पाए। दो रास्ते हैं, एक तो श्रीलंका बहुत अच्छा खेले, न्यूजीलैंड को हरा दे, जो कि कदरे मुश्किल है, और दूसरा रास्ता है बारिश, गैबी मदद जिसे हम कहते हैं कि बारिश आ जाए। बारिश आता है तो फिर पॉइंट आता है हम तो ये कहते हैं अगर आप बारिश आ जाएगी। ये आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, आज हमारी टीम ने स्पेशली सुबह इस पर थोड़ी तहकीक की और ये चार्ट आपके लिए निकाला। ये वेदर चार्ट है जो मुसलसल मूसलाधार बारिश दिखा रहा है और आप देखिए कि 11 और 12 नून ऑनवर्ड्स गरज चमक के साथ बारिश आपको नज़र आ रही है। और इतलात ये भी है कि तकरीबन दिन 1 बजे से लेकर भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जी बारिश है। ऐसी बारिश जो खेल न होने
लेने दे। अगर ये होता है, एक एक पॉइंट दोनों टीम्स में तकसीम होता है, पाकिस्तान को इसकी मदद मिलेगी, पाकिस्तान को फिर महज इंग्लैंड को हराना होगा, महज हराना होगा। इन केस अगर श्रीलंका की टीम आज का मैच नहीं जीतती, न्यूजीलैंड जीत जाती है खुदा ना खास्ता, तो फिर पाकिस्तान को एक सर्टन मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा। वो मार्जिन बहुत बड़ा भी हो सकता है अगर न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छे से जीत जाती है, क्योंकि उनका जो रन रेट है वो बेहतर है, आप 12 सुन चुके हैं। तो खैर देखते हैं, इस पर हम इन डिटेल एक एनालिसिस भी करेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। दूसरी जानिब जी, इंजमामुल हक साहब ने कुछ बयानात दिए, आपको मालूम है, बतौर चीफ सिलेक्टर, और उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त जराए का ये कहना है कि इंजमामुल हक साहब ने बोर्ड से ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी गुफ्तगू की थी। बोर्ड इस मामले में नाला भी है इंजमामुल हक से, तहकीकात जारी रखेगा बोर्ड ने इस हवाले से कहा है। जो उनका कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था जो एजेंट्स कंपनी थी प्लेयर्स की, साबिक कप्तान ने इस मौके पर कहा कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है उनका बरकरार रहना भी मुमकिन नहीं है। ओबियसली पीसीबी और इंजमाम के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। कुछ अर्सा पहले यह ताल्लुक शुरू हुआ था 25 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू हुआ था, अच्छे से शुरू हुआ था, लेकिन फिर वर्ल्ड कप पे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्या लड़खड़ाई, इंजमाम भी लड़खड़ा गए और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर, प्रोग्राम में हमारे पास बहुत कुछ है। हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल शुरू में हम एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पे बात करेंगे अपनी बड़ी खबर में, और वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात। देखते हैं आज की बड़ी खबर। तो जनाब, पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनके इनखला का सिलसिला जारी है। आपको पता है पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, इस पर अमल दरामद जारी है। 2.5 लाख से ज़ायद ऐसे गैर मुल्की और गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जो कि जिनको अपने आबाई वतन भेजा जा चुका है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करके अब मुख्तलिफ जो होल्डिंग सेंटर्स है या होल्डिंग कैंप्स है जिनसे मुसलसल आपको रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के बाद उनके आबाई वतन वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये से जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है खुश नहीं है। अफगानिस्तान की जो अबूरी उनके जो वज़ीर आज़म है मुल्ला हसन अख्वंद, पाकिस्तान के इस इक़दाम को अफगानों की तज़लील करार दे चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान तो गैर कानूनी शहरियों को वापस भेज रहा है, कानूनी शहरियों को तो नहीं भेज रहा। उन्होंने जनाब अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो उनके जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब मुजाहिद, वो तो पाकिस्तान को धमकी दे चुके हैं कि अगर आप अफगानों को निकाल रहे हैं तो इसके मुमकिन नताइज भी भुगत सकते हैं आप, और पाकिस्तान नताइज का जायजा ले, उन्होंने कहा, और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। आई मीन इट्स अ स्ट्रेट थ्रेट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आई बिलीव। गुज़िश्ता रोज़ हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपनी डिटेल्स शेयर की। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत है जब से आई है तब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% 60% तक इजाफा हुआ है। एंड समहाउ वी हैव फेल्ट दैट, हमने देखा है जो भी खुदकुश हमले हुए हैं इनमें 15 अफगान शहरी मुलव्विस थे। उन्होंने ये भी बताया जो सरहद पार दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं इसकी वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैव टोल्ड। पाकिस्तान में इस वक्त बदअमनी फैलाने के हवाले से उनका कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में दोनों में से किसी एक को चुन ले, दोनों के साथ नहीं चला जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान रहनुमाओं के जो धमकियाँ आमेज़ बयानात हैं ये अफसोसनाक हैं, और ऐलान किया कि पाकिस्तान ने अब दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप एक सॉवरेन स्टेट को धमकी लगा भी कैसे सकते हैं, और वो भी वो स्टेट जिसने कभी आपसे दुश्मनी नहीं की है, आपको बहुत मौके पे बहुत ताउन किया, ऊंच नीच आती रहती है ताल्लुकात में। हमारे साथ माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे हम ज़रा इस मामले पे बात करते हैं। और ताहिर खान साहब से पहले मुझे याद है इंटरेक्शन में मैंने ये सवाल किया था आज से चंद दिन पहले कि क्या अफगान हुकूमत इस पर खुश है या खुश होगी, तो ताहिर खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि नहीं, वो खुश नहीं है। और अब ये धमकियाँ और स्टेटमेंट्स इस बात की मज़हर हैं कि ठीक नहीं चल रहा है मामला। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। अच्छा, अगर अफगान हुकूमत या अफगान अबूरी हुकूमत इस पर खुश नहीं भी है तो इसमें ऐसा पाकिस्तान के लिए क्या खुशाइंद पहले अफगान हुकूमत कर रही थी सिफारती सतह पे, सरहदी उमूर के ऊपर, सरहद पार अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पर, कि अब अगर वो नाखुश हो गए तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ तो कॉपरेशन लेवल पहले भी उस हद तक नहीं था जैसे पाकिस्तान कह रहा था, तो अब नाखुश होके भी तो मेरे ख्याल में वही होगा जो इससे पहले हो रहा था पाकिस्तान पे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरे ज़ात से इस तरह ताल्लुक है कि मैंने शुरू में जब तालिबान की हुकूमत बन गई थी
तो कुछ प्रोग्रामों में मैंने ये कहा था कि तालिबान जो मैंने महसूस किया है, ये शुरू की बात है, पहले की बात, कि वो पाकिस्तान से अपने आप को जरा दूर रखना चाहते हैं, अलग थलग रखना चाहते हैं। और उसकी वजह शायद यही थी कि जो पाकिस्तान के हवाले से वहां पे सालों से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे होते रहे पाकिस्तान के रोल के हवाले से। और अक्सर हम अफगान मीडिया भी, जब भी मैं वहां बोलता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि यार आप पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इख्तिलाफ करें, अगर आपका किसी चीज पे, किसी मसले पे, किसी पॉलिसी पे आपका इख्तिलाफ हो, आपको तनकीद का हक हासिल है, लेकिन आप ये जुर्रत भी करें कि जो अगर पाकिस्तान ने कुछ अच्छा भी किया है 40 सालों में या जब भी, तो उसका भी जिक्र करें। मसलन कभी कभी मैं उनको मिसाल देता हूं मुख्तसर सा, कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जितनी भी मतलब सब्जियां हैं या सेब के अलावा फ्रूट है, उन पे ड्यूटी 0 है। ठीक। लेकिन कभी भी किसी ने इस पे सिरे से कोई ना प्रोग्राम किया है ना उसको बाकी में कहता हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी पे एहसान करते हैं, लेकिन अगर आप तनकीद करते हैं तो फिर आप कभी कभी जरूरत करके एक अच्छाई का भी जिक्र। तो तालिबान का शुरू से ये था कि पाकिस्तानियों से वो अपने आप को जरा दूर रखे, और ये इसी वजह से कि वहां एक माहौल था। लेकिन अगर आप माहौल का यरगमाल बनते हैं, आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे का अपने आप को यरगमाल बनाते हैं, तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते। दूसरी बात, तालिबान को यह सोचना पड़ेगा कि तालिबान अब एक मुसल्लह ग्रुप नहीं है। अब वो अपने आप को इस्लामी इमारात अफगानिस्तान कहते हैं। ठीक है। अब वो हुकूमत में है, अब और पूरे कंट्रोल। गुज़िश्ता जो उनकी हुकूमत थी 1996 से 2001 सितंबर तक या अक्टूबर तक, तो वो उसमें पंजशीर उसके बाहर था और इस तरह कंट्रोल नहीं था जिस तरह के अभी है। अगर आपके हाथ में पूरा अफगानिस्तान है तो उनकी सरहदें भी और सब कुछ आपके कंट्रोल में तो है। हम ताहिर साहब, हम सेफली ये कह सकते हैं, आपकी ओपिनियन जो मैं समझ पाया, हम सेफली ये कह सकते हैं कि अफगान हुकूमत, उबूरी हुकूमत, जिन खतूत पे पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जिस सख्ती का रवैया सोच रही है, वो गलत सोच रही है। दूसरा, इसी के साथ मेरा एक ज़िमनी सवाल भी ऐड होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। वो मुझे तो लगता है बतौर एक तालिब इल्म इस सारे अमल के इस हद तक ज़रूरत है कि पुरअमन बॉर्डर्स हों, अमन रहे, और जो दोनों तरफ का मामला है वो चलता रहे। माशी तौर पर तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी ज़रूरत नहीं है। आपके ख्याल में ज़्यादा किसकी ज़रूरत है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? थोड़ा सा शायद मैं आपके सवाल के कुछ हिस्सों से इत्तेफाक ना करूं। ठीक है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हर लिहाज से जरूरत है। सिक्योरिटी सबसे अहम है। अफगानिस्तान के तकरीबन 7 उनके पड़ोसी है, और सिर्फ पाकिस्तान का चूंकि यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ बयानात होते रहेंगे। जब वहाँ बयानात होते हैं अफगानिस्तान में जमहूरी निज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ नाराजगी पाकिस्तान के नहीं है, नाराजगी से ईरान की भी है, मरकजी एशिया की भी है, मुमकिन है कि चीन की भी होंगी, रूस की भी है। रूस तो पड़ोसी नहीं है उस लिहाज से, लेकिन खित्ते का अहम मुल्क है। उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को इंटरनेशनल बैन अक़वामी उस पर लाने में, जब मॉस्को फॉर्मेट बना 2017 में, उनको दावत दी थी, और फर्स्ट टाइम था कि तालिबान आ गए थे, दुनिया ने उसको देख लिया था, वो बोल गए थे। तो लिहाजा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हर लिहाज से, सिक्योरिटी की लिहाज से भी, और सबसे बड़ा आजकल जो एक कनेक्टिविटी है, एक दूसरे को मिलाना है, उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान ने अगर जनूबी एशिया जाना है तो पाकिस्तान के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के जरिए होना पड़ेगा उनको, और उनको जरूरत है, क्योंकि उनके भारत के साथ उनके ताल्लुकात है। अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ, पाकिस्तान के अभी ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे पाबंदी नहीं लगी, उनका ट्रेड अफगानिस्तान सड़क के रास्ते हो रहा है। बॉर्डर पे तो कोई उस पे बंदरों से तो हो रहा है, बंदर गांव से, कराची से। पाकिस्तान ने गवादर का भी उनको ऑफर किया था, और वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान। अच्छा। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बावजूद हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात के, उनके ट्रेड पे पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, इस वक्त हिंदुस्तान से बाई रोड वो सामान नहीं ला सकते, क्योंकि वो फिर हमारे दूसरे इश्यूज है, कश्मीर वाला। जी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन
तालिबान को इसलिए अफगानिस्तान को इसलिए जरूरत है कि वहां पर 40 साल से लड़ाई थी, उनको एक मौका मिला है। जी, मेरा इशारा इसी तरफ था। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप वहां के सिफारतकारों से भी कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं और आप वहां के मीडिया से भी आपके दोस्त भी हैं, काफी आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है। क्या इनकार करती है मौजूदा अबूरी हुकूमत, जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 60% दहशतगर्दी के जो वाकयात है वो बढ़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट तालिबान कमांडर, टीटीपी के कमांडर्स वहां पे मारे गए हैं, हमारी एजेंसीज ने सबूत मीडिया को दिए हैं और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है, हमारे पास बहुत अनडिनाइबल प्रूफ्स मौजूद हैं, उसके बावजूद क्या अबूरी हुकूमत इनकार करती है? और अगर इनकार नहीं करती तो फिर क्यों एक्शन नहीं लेती, क्यों अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देती है जब पाकिस्तान कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहा उस हुकूमत से? इनकार बिल्कुल करती है और तालिबान का इनकार जो है दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती। इसलिए कल निगरान वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात थी कि ये हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है इस साल, उसमें टीटीपी का जिक्र है कि कितने हजार उनके लोग वहां मौजूद है, वहां पर उनके मराकज है, वहां से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब है कि वो दुनिया की रिपोर्ट है ना। यूनाइटेड नेशन जब भी रिपोर्ट बनाती है तो वो तमाम ममालिक और या उनके अपने जो सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के, तालिबान इसलिए डिनाई कर रहे हैं कि टीटीपी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल है। अगर वो उसको तस्लीम करती है तो फिर लोग उनसे सवाल करेंगे। ये दोहा एग्रीमेंट की बात जब करते हैं उस पर नाराज हुए थे हमसे कि हमारा मुआहिदा तो अमेरिका से है, बिल्कुल अमेरिका से है, लेकिन अगर दोहा मुआहिदा आप भी पढ़ ले, दोबारा मैं भी अक्सर पढ़ लेता हूं जब वहां से कोई उस पर उसकी बात होती है, तो उसमें हर चीज लिंक है। उसमें इनखिला जो है, इनखिला सिर्फ सेपरेट नहीं है गैर मुल्कियों का, इनखिला कनेक्टेड है बैन अल-अफ़गानी मुज़ाकरात से, इनखिला मुंसलिक था, मशरूत था। वहां पे एक वज़ीर बुनियाद हुकूमत की, तालिबान ने उनको किसी चीज को नहीं माना, तो लिहाजा तालिबान अगर वो डिनाई करते हैं, क्योंकि डिनाई उसको पता है कि अगर मैं तस्लीम करता हूं तो फिर दुनिया तो मुझे कहेगी कि आपने तो वादा किया था, आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो मसला अगर दुनिया को छोड़ दे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे हैं कि अगर ये वाला माहौल रहा जो मौजूदा है तो फिर तो वो अच्छे पड़ोसी वाला वो। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि मुल्ला याकूब का बयान बिल्कुल नामुनासिब था, उनमें कुछ अल्फाज नामुनासिब थे और अब तो बच्चे भी समझते हैं चीजों को। और अच्छा, तो एक वक्त तारिक खान साहब ये भी रहा है कि यही जो तालिबान के जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गान जिससे पहले जहाँ से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला, वो पाकिस्तान को बड़ा वैल्यू करते रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ी अहम शख्सियात के बड़े अच्छे, बड़े मुदब्बिराना किस्म के और बड़े रिस्पेक्टेड किस्म के रिलेशनशिप्स रहे हैं, एंड दैट वाज अ गुड टाइम। अब ये जो तालिबान की रिजीम है ये उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। हालांकि अगर कोई डिफरेंस है भी कहीं पे, मेरे ख्याल में उससे बातचीत से हल किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने कोऑपरेशन किया है पिछले 40 सालों में। हमने कोई इतनी हटदर्मी किसी मामले में दिखाई नहीं है। तो इसका आने वाले वक्त के अंदर आप इस खित्ते पर क्या असर देखते हैं? और अब अगर ये सिलसिला जारी रहता है, ये धमकी का सिलसिला, एक सॉवरेन स्टेट को जिस तरह अफगानिस्तान धमकी दे रहा है, तो ये मामला किस जानिब जाता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल गलत तरफ जा रहा है मामला, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्तकबिल करीब में इसका हल भी निकले, क्योंकि यही माहौल जज्बाती रहा। और अफगानिस्तान के तालिबान के कुछ रहनुमाओं की मजबूरी मेरे ख्याल में वो शायद ये समझते हैं कि जो वहां पर अफगानिस्तान में एक माहौल बना हुआ है या सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं, तो अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उनसे आप खौफ करते हैं, डर से आपको लगता है, तो फिर आप हुकूमत वली, जिसको हम पश्तो में कहते हैं, फिर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते। लिहाजा उनको सोचना पड़ेगा कि उनके वजीर आजम है, उनके वहां पर काबीना है, वहां पे एक निजाम, ठीक है आईन वहां नहीं है, आईन मुअत्तल है, पार्लियामेंट अब नहीं है, फौज उस तरह माजी की तरह नहीं है, ठीक है अपनी फौज बना रहे हैं, लेकिन तालिबान को सोचना पड़ेगा कि ठीक है पाकिस्तान से तो आपने एक माहौल बना दिया है, लेकिन दुनिया और पड़ोसी उनको देखते हैं। हाँ मुमकिन है कुछ पड़ोसी इस माहौल से वो फायदा उठाएंगे और वैसे ये करते हैं लोग, लिहाजा, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि तालिबान को अपनी सोच भी और पाकिस्तान के खदशात हैं। ठीक है, और वन लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल मेरा, क्या इस अबूरी हुकूमत में कुछ ऐसे मुदब्बिर लोग हैं जो इस मामले की हसासियत को भांपें और आगे बढ़कर इस मामले सवाल किया? जी हाँ, बिल्कुल मुदब्बिर लोग हैं, लेकिन जब माहौल को आप जज्बाती बनाते हैं, जब आप उसको एक इंटी पाकिस्तान एक सबक पढ़ाते हैं, एक बयानिया आपने बना लिया है, तो जो आपके सिंपथाइजर है, जो नहीं चाहते कि यह वाला माहौल बने, वो फिर कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर बोलेंगे तो बड़ा जज्बाती माहौल है वहां पे। आपको हमारा इनसे एक गिला और भी है, हमारे पाकिस्तानी को कि हमारे सफीर से जो नाज़िमुल उमूर है, उनसे वहां पर वजीर नहीं मिलते, और वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि अगर आप वहां पर वजीर है तो आपने सफीर से तो मिलना है,
तो लिहाजा हमारा गिला है कि आप दूसरे सफीरों से जरूर मिलें। डोंट ट्राई टू टेक थिंग्स टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं, आप ये कह रहे हैं चीजों को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ताहिर साहब, थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें वक्त दिया और आपने इस अहम मामले पे बात की। बड़ी पर्टिनेंट ओपिनियन है आपकी इस हवाले से, और हमने शामिल की ताहिर खान साहब को। आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के अंदर मुदब्बिर लोग ऐसे हैं, अगर वो इस मामले को हैंडल करें तो ये मामला बिल्कुल मुतवाज़िन और मुनासिब तरीके से हो सकता है। और पाकिस्तान कोई नाजायज़ मुतालबा कर नहीं रहा है। अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करें और पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि आप उन्हें पकड़ें या हमारे हवाले करें, तो इसमें क्या बुरा है? और पाकिस्तान यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को अगर वापस भेज रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है? कानूनी तौर पर तो लोग रह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। खैर, देखते हैं इस मामले के ऊपर क्या सिफारतकारी सामने आती है, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें जी, बड़ा अहम मौजू मैंने शुरू में भी शायद हल्का सा इसको टच किया था, और वो स्मोग है। बागों का शहर है लाहौर, आपको पता है, सिटी ऑफ गार्डन जिसको कहा जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। यहाँ पे पार्क्स भी एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे, अब भी हैं। स्मोग ने जीना मुश्किल कर दिया है। आप अगर इस वक्त भी बाहर निकलें तो आपको नज़र आएगा कि किस हद तक हर तरफ धुआं फैला है। ये फोग नहीं, हम हमेशा कहते हैं स्मोग है, जो मुख्तलिफ शहरियों की सेहत है, आप लोगों की सेहत है, ये ख़तरे में है। पंजाब के 8 अजला ऐसे हैं जहाँ पे 10 नवंबर की आम तातील का ऐलान किया गया। एक तो आज छुट्टी है, दिन कल भी छुट्टी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब बड़े कंसर्न हैं, इस पर बहुत बात कर रहे हैं। स्मोक के हवाले से 4 रोज़ उन्होंने कहा जी बहुत अहम है और जुम्मे को हम सख्ती करेंगे। ये भी आपको बताएं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है। कमिश्नर लाहौर का इस मौके पर कहना है कि आज जो पार्क्स हैं, जिम्नेजियम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमाज हैं और दीगर जो पब्लिक मकामात हैं वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन नोटिफिकेशन ये कहता है कि मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। इस वीकेंड के ऊपर लाहौर के अंदर दुकानें बंद रहेंगी। जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त है, इसमें लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। भारतीय शहर दिल्ली जो है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो इसमें पहले नंबर पर है। और ये पोजीशन बदलती रहती है, समझिए ये साथ साथ ही चलता है। जो DIG ऑपरेशंस हैं अली नासिर रिजवी, उनकी SSP को हिदायत सामने आई है, जो मुख्तलिफ SSPs हैं, उन्होंने कहा जी स्मार्ट लॉकडाउन करें और सुबह 9 बजे से सड़कों पर मौजूद रहें। शहर में 50 बड़े और 170 छोटे नाके लगाए जाएं। दफ़ा 144 का निफाज हो और वो अफराद जो गाड़ियों में बिला वजह जाएंगे, ये नहीं कि आपका अगर इरादा है कि आप वैसे ही घूमने चले जाएं वीकेंड के ऊपर, तो आपके कवायद चेक होंगे और आपको बिला ज़रूरत अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। यानी कि आप 144 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये बंद रहेंगे। ताहम जो एमरजेंसीज और फार्मेसीज़ हैं ये खुली रखी जाएंगी। सो आपने अगर कोई भी प्लान वीकेंड के ऊपर किया हुआ है तो ग्रुप्स में ना जाइएगा, और अगर बिला ज़रूरत जा रहे हैं तो फिर पुलिस आपको रोकेगी भी और वापस भी भेज देगी। लेकिन इस मौके पे मेरी पुलिस से गुजारिश है कि जब ऐसी कोई स्मार्ट लॉकडाउन का मामला होता है ना, तो शहरियों की तजलील नहीं करनी आपने इज्जत के साथ उन्हें कहना है। बाज़ औक़ात लोग नहीं समझते या जा रहे होते हैं, जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। कर्फ्यू नहीं होना चाहिए। दफ़ा 144 का निफाज तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके ऊपर हम ब्रेक लेते हैं, बात करते रहेंगे बहरहाल, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कहा जाता है कि जो भी शानदार फन पारे बनते हैं उसके पसे पर्दा कोई ना कोई कहानी होती है। उस कहानी पे बात कम की जाती है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। और जो उसका तख्लीक कार होता है ना, उससे बेहतर कोई बात कर नहीं सकता इस पर। सेगमेंट सफ़र शर, वक़ार मलिक साहब उसके होस्ट हैं और सैयद मेहदी बुखारी साहब ऐसे कई फ़नकारों के बनाने वाले हैं, तो उनसे बात हो रही है। देखते हैं ज़रा क्या डिस्कशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। और मुसाफिर जो हैं हमारे साथ वो हैं सैयद मेहदी बुखारी। ये मुसाफिर भी हैं और तस्वीर कशी भी करते हैं, और ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि दुनिया उसको सराहती है। और ऐसी तस्वीरें जिनको दुनिया ने सराहा, उन पे हम बात करते हैं सैयद मेहदी बुखारी से और उनसे पूछते हैं कि ये जो साकत तस्वीर है, ये पूरा एक फ़नपारा है, पूरा एक अफसाना है, इसको आप घंटों घूर सकते हैं, लेकिन इसके पस पर्दा कहानी क्या है, आप पर क्या बीती। और जो भी फ़नपारे होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी ज़रूर होती है। उसी दिलचस्प कहानी की खोज में हम बुखारी साहब से सवालात पूछते हैं। और आज की जो तस्वीर है इसको ज़रा गौर से देखिए, क्या खूबसूरत तस्वीर है। ये रात की तस्वीर है, सामने चाँद है, सितारे आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे डेजर्ट है, दरख्त बहुत ही कमाल एक बोलता हुआ दरख्त है, और ये जो है स्कर्दू है। तो बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। स्कर्दू है ये स्कर्दू है, और सीजन साथ है उसकी जो डेजर्ट है उसका जी, कल्पना डेजर्ट है ये। ठीक है। आई थिंक 2012 या 13 है ये। तो आपकी जितनी भी तस्वीर हैं, कोई ना कोई कहानी ऐसी आ जाती है जिसमें, मतलब ऐसी कहानी जो क्या कहें, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं। मैंने तो अभी तक अंदाज़ा लगाया कि जितनी भी है उसके पीछे कोई ना कोई मुसीबत पड़ी होती। इसमें तो कोई नहीं मतलब
आराम से हो गई थी ये तस्वीर? देखें, हर तस्वीर के पीछे तो कोई कहानी होती है और फोटोग्राफर हर्डल उठा के किसी जगह पहुंचा होता है, घर बैठे तो वो तस्वीर नहीं देता। ये जो तस्वीर है ये मैं सुबह कटपाना गया, मैंने देखा वहाँ पे ना इन्होंने दरख्त काश्त किए थे कुछ रेत में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो चलेंगे, लेकिन वो चल गए। अब सुबह तो मैंने तस्वीर ली, मैंने कहा यार अब आज ना फुल मून नाइट है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, सॉरी मैंने आपको आवाज़ काटी, ये जो आपको उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप जहाँ से गए थे यहाँ पे जो भी दरख्त लगाए जाते हैं उम्मीद नहीं होती। हाँ, अरे जीबी में आज तक मैंने नहीं देखा कि जितनी भी प्लांटेशन हुई है कोई एक भी नाकाम हुई हो, तब कमाल बात है। सही सुबह के टाइम मैंने ना लोकेशन को मार्क किया, मैं कहा ये दरख्त बड़े अच्छे लगे हैं, आज है फुल मून नाइट, तो मैं रात को आता हूँ तो चांद के साथ ना, क्योंकि चांदनी रात भी बहुत रोशन रात होती, तो तस्वीर लेता हूँ सितारों के साथ, दरख्त के साथ। चला गया। रात को मैं आया हूँ तकरीबन 12 बजे के करीब, और डेजर्ट में मैं अकेला। अब ये आप दरिया की दूसरी साइड पे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नहीं, ये शिगर वाला सरफरंगा डेजर्ट नहीं, ये कटपना वाला डेजर्ट है, एयरपोर्ट के साथ। ठीक है। लेकिन है दरिया के आप उस साइड पे, ये साइड पे स्कर्दू सिटी वाली साइड? जी, स्कर्दू सिटी वाली साइड पे। तो रात को मैं अकेला, जीप मेरी ड्यून्स के नीचे खड़ी थी, मैं ऊपर चढ़ा, तो फ्रेम मैंने सेट किया, मैं तस्वीर ले रहा हूँ। पहले तो मैंने वेट किया कि चांद जो है थोड़ा डाउन हो, ताकि वो दरख्त के पीछे आए और उसका शेडो जो है वो लंबा बने, वो मेरा जो मेरे ज़हन में तस्वीर थी वो आए। तकरीबन 2 बजे के करीब ये तस्वीर मैंने ली है। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, कोई 3-4 लोग मैंने देखे, उनके हाथ में टार्चें थी, टार्च वो ऑन ऑफ करते हुए ना मुसलसल आ रहे हैं। अब मैं अलर्ट हो गया, मैं कहा रात को 2 बजे ये लोग मेरी तरफ कौन आ रहा है। मेरे जहन में ये तो था कि इसका तो बड़ा पुरअमन इलाका, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और नज़दीक आया तो मैंने देखा उन्होंने हाथ में ना लाठियाँ पकड़ी हुई हैं। मैंने कैमरा वैमरा सेट करना शुरू कर दिया, मैं ज़रा तैयार हो गया, मैं कहा पता नहीं ये क्या सिचुएशन है। मज़ीद करीब आया तो वो चीखने लग गए। मैंने उनको बताया कि भाई मैं तस्वीर ले रहा हूँ, कोई इशू है। पास आके कहते हैं यार तुमको पता है हम दूर से देख के आए, इधर से कुछ लाइटें जल रही थी। हमने कहा पता नहीं कौन है, आप ये नहीं जानते, आप अजनबी हो, आप मुँह उठा के आ गए हो। हमने सुबह ही आज एक कमेटी बनाई है, इधर 2 दर्जन कुत्तों का, जंगली कुत्तों का ग्रोह है, अच्छा, जो कि हमारी भेड़ों और बकरियों पे अटैक करता है इकट्ठा होके। और हमें ये डर था कि रात के टाइम कोई इंसान फंस गया है कुत्तों के दरमियान, या उस पे कुत्तों ने हमला कर दिया, तो हम तो इस वजह से ये लाठियाँ वाठियाँ लेके भाग मदद करने को आए अपनी तरफ से। तो आपको किसी ने नहीं बताया कि ये खतरनाक है रात के टाइम अकेले, अगर आपको कुछ हो जाए। फिर वो मुझे निशान दिखाने लग गए, कहते हैं देखो तुम्हारे इर्द गिर्द ना, कभी तुम ये निशान देखो, कितने निशान हैं कुत्तों के। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ख़तरनाक सिचुएशन में मैं फंस सकता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। वो फिर उनके साथ चलता हुआ मैं डेजर्ट से नीचे उतरा। अब सर उनमें वो लोग इतने अच्छे थे, रात के 3 बजे कोई आपको घर में मेहमान तो नहीं लेके जाता, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं कुछ खाओ पियो, फिर चलो रात के 3 बजे। और साथ ही कटपाना विलेज था, उसमें एक घर के अंदर फिर हम बैठे, उसने बैठक खोली, चाय वाय बनाई, और उसकी मेहमान नवाजी के बाद फिर मैं गया। तो इस तस्वीर की ये कहानी है। अगर आप वहाँ पे देखें मेहमान नवाजी रेस्क्यू करना, मेहमान नवाजी उनका कल्चर। बाद में सोचा आपने कि अगर वो रेस्क्यू पे ना आते और एक्चुअली वो आ जाते 15-20 जिनका तो मेरे पास, मैं कभी घर बैठे सोचता हूँ कि मैंने कैसे कैसे खतरे उठाए हैं, और अगर यूं होता तो क्या होता, तो वो होता तो क्या होता। और ये जो चांद है इसकी फिर उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी के हवाले से तालिब इल्म है, तो इसकी लाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट। लेकिन सर इसमें तो चांद मैंने कोशिश की है कि दरख्त की टहनियों के पीछे छुप जाए, और ताकि इसका एक्सपोजर मैं कदरे बेहतर ले सकूं। अदरवाइज़ कोई तरीका डिजिटल फोटोग्राफी में नहीं है बैलेंस करने का कि चांद भी एक्यूरेट हो, जैसे इंसानी आँख सितारे भी नज़र आएँ, क्योंकि चांद की रोशनी सितारों को डिम करती है जहाँ पे चांद, और ख़ासतौर पर फुल मून है। और जो आप आंखों से देख रहे हैं, कैमरा भी वैसे देखे और ग्राउंड भी वैसे ही लिट नज़र आए। तो मोस्टली सिचुएशन में लोग इसको 2 एक्सपोजर लेके बाद में ब्लेंड करते हैं। अच्छा। एक एक्सपोजर में स्काई बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपोज होता है, जिसमें चांद आपको वैसे ही नज़र आ रहा होता है जैसे इंसानी आंख से, और दूसरे एक्सपोजर में ग्राउंड जो है वो एक्यूरेट एक्सपोज होती है, लेकिन उसमें चांद फैल जाता है, सितारे जो हैं वो नज़र नहीं आते। फिर इन दोनों को लेकर ब्लेंड कर दिया जाता है मोस्टली सिचुएशन में। इसी वजह से मैंने ये कोशिश की कि यार मैं ट्राई करूँ
चांद को ले जाऊं मैं टहनियों के पीछे ताकि उसकी लाइट थोड़ी डिम हो, कतरे, हाँ। कतरे डिम हो और कैमरा जो है को कतरे बैलेंस एक्सपोजर ले सके, तो ये इसमें और इसका मतलब है इसको अगर वो बंदा जो कि इस हवाले से फनकार है, तस्वीर कशी के हवाले से पूरी दुनिया में इस तरह की तस्वीर जब वो देखता है तो वो तो डेफिनेटली उसकी बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये कैसे ली गई है। तो इसी तरह ही है जी सर, जो तो फनकार ही समझता है ना कि हाँ एक्चुअली इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए, फोटोग्राफी को फोटोग्राफर ही समझ सकता कि इसने इसमें क्या किया होगा, या कितनी मुशक्कत से इसने इसका एक्सपोजर बैलेंस करके तस्वीर ली होगी या लाइट बैलेंस करके तस्वीर ली होगी। फनकार जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो ये भी समझ आता है कि सिंगल एक्सपोजर है या ये डबल एक्सपोजर ब्लेंडिंग है। तो आम जनता, आम लोग, देखने वाले इसकी सेंस ही नहीं रखते कि इसके पीछे क्या आर्ट है, तो वो तो बस उनके लिए तस्वीर खूबसूरत होनी चाहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू बुखारी साहब। नाज़रीन, अमूमन मैं ये कहा करता हूँ कि जो आप बुनियादी तालीम है पेंटिंग के वाले से, मिसाल के तौर पर एक मुसव्वरी करना एक अलग बात है, लेकिन मुसव्वरी को देखना ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है। मौसीकी को सराहना और वो कान रखना कि जो मौसीकी को सुन सकें, ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है। इसी तरह को फोटोग्राफी है या ये तमाम जो शोबे हैं, इनको अप्रिशिएट करना, उसके लिए भी तो कुछ बुनियादी इल्म चाहिए। और अगर वो बुनियादी इल्म आप हासिल कर लेते हैं तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। एक्सपीरियंसेस का एक तनव्वो तजर्बात कहा जाता है, और ज़िंदगी को आप अप्रिशिएट करते हैं, फ़नकारों के कामों को आप अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आपको ये बुनियादी चीज़ हासिल ना हो तो फिर आप किसी गैलरी में जाके सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो मैं भी कर सकता था, ये जो रंग उड़ेलने वाला काम है, तो समझ नहीं आ रही कि इसके इतने मिलियन डॉलर क्यों हैं। तो इसलिए ये बुनियादी तालीम जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती है फ़नकारों के काम को अप्रिशिएट करने के लिए। देखते रहिए सफर-ए-शर्ट स्पेशल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कहते हैं ना, मर्दे मुजाहिद जाग जरा, जागने का वक्त आ गया है। दैट इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वक्त शहादत तो नहीं है, लेकिन अपनी बेस्ट कारकर्दगी दिखाने का वक्त ज़रूर है, और वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप 7-8 टीम्स, तो ये अच्छी बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करे, और इसमें फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली जब आप इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ बेहतर करनी होगी, बैटर्स को कंसिस्टेंट रहना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ़खर जमान साहब भी हमें फील्डिंग करते नजर आए। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि वो ट्रेनिंग में नहीं नजर आए, लेकिन इन विजुअल्स में चूंकि फ़खर मौजूद है तो वी बिलीव के ऑल इज़ वेल, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे हमारे पास एक सोर्स भी हमारे साथ मौजूद है जो कि कह रहे हैं कि नहीं, कोई मसला नहीं है, फ़खर इज़ वेरी मच देयर। अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट और जर्नलिस्ट। उनसे हम ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब जब ये कहानी बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है तो क्लाइमैक्स क्या देख रहे हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। अब्बास भाई वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी चल रही थी। सबसे पहले तो जी पिक्चर ये जो बन रही है वर्ल्ड कप के बिल्कुल आखिर में आके, इस पिक्चर को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के कितना फेवर में देख रहे हैं, सीइंग द रेनी कंडीशंस, जो इम्कानात बारिश की भी मौजूद है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में? वैसे तो ये मजबूरी तौर पे मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं वर्ल्ड कप ऑफ द हिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि ऑफ द हिस्ट्री, हाँ ऑफ द हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अपसेट हुए हैं और बड़े अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि एक टीम साउथ अफ्रीका जो है वो अनबीटेबल जा रही होती है और वो हारती है तो नीदरलैंड से हारती है। पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान से हार जाती है, इंग्लैंड की टीम जो है वो अफगानिस्तान से हार जाती है। इस तरह के अपसेट्स हैं। मतलब छोटी टीमों के लिए तो खैर वो बहुत बड़ी कारकर्दगी है, 1-2 मैच जीत जाना में, लेकिन हैरानकुन बात शायकीन के लिए भी है और परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है अफगानिस्तान की, कि उन्होंने अपने बड़े महदूद सोर्सेज में इस तरह से फाइट किया है कि अब वो लग रहा है कि सेमीफाइनल के लिए हंट में है और हमारे लिए भी चैलेंज में है। अफगानिस्तान की सारी फतवात को हम अपसेट तो नहीं कह सकते। अपसेट तो एक होता है, उन्होंने तो 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, उन्होंने 3 फतूहात हासिल किए हैं, लेकिन ऑन और चौथा करते करते रह गए। हाँ जी, ऑन पेपर आप देखें तो वो तो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग जो है वो तो शायद हिस्ट्री की बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। तो उसकी वजह से लोगों में क्रिकेट की मोहब्बत जो है वो जाग उठी है दोबारा। कुछ लोग तो वर्ल्ड कप से और इस तरह के जो गैर यकीनी किस्म के नतायज हैं इनसे और टीमों की परफॉर्मेंस से मायूस थे, लेकिन अब लोग अपनी टीमों से हट के भी ना क्रिकेट में उनका शौक और दिलचस्पी वो बड़ी है। वो इस तरह की लव ऑफ क्रिकेट जो है वो बढ़ा है इससे। तो वो तो एक एंटरप्राइज इनिंग आप कह सकते हैं कि वो थी उनकी। तो जहां तक सूरत हाल पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की टीम जो है बैट और बॉल से कम खेलती है और
अवाम के जज्बात से ज़्यादा खेलती है। तो वैसे ग्लेन जेम्स मैक्सवेल को पाकिस्तानी एजाजी नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए, जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों के दिल में उनकी जागी है ना इस मैच को जीतने के बाद। पाकिस्तानीज वर वेरी हैप्पी, लग रहा था हमारे लिए खेल रहे हैं मैक्सवेल। जी, आज भी इसी तरह की सूरत हाल है कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच नहीं होता तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की फेवर में 1 पॉइंट मिलेगा न्यूजीलैंड को, जिससे वो बाहर होगा। आपके वैसे सोर्सेज क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश है? 80% चांस जो है वो बारिश का है। इससे एक रोज पहले जो बारिश हुई है तो उसमें ग्राउंड में कोई 1 फुट के करीब पानी खड़ा रहा है जो उन्होंने निकाला। ओके। तो अगर इस तरह का एक स्पेल हो जाता है कोई 2-3 घंटे का, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम उस तरह का नहीं है जो बाकी और कितने ओवर्स अगर हो जाएंगे हमारे समझने के लिए, अगर इतने ओवर्स का खेल हो जाएगा तो फिर मैच होगा या किसी फैसले पे खत्म होगा? देखिए, एक अगर तो पहली इनिंग मुकम्मल हो जाती है किसी तरह से भी, और उसके बाद फिर दूसरी टीम जो है उसके लिए 20 ओवर्स जो है कम से कम खेलना जरूरी होता है, डकवर्थ लुईस मेथड है उसके लिए। ठीक है। और अगर उससे पहले मैच खत्म हो जाता है तो फिर वो बेनतीजा शुमार होता है, फिर एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। सो इसका मतलब है तकरीबन 70 ओवर्स का खेल होना जरूरी है। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है जैसे पाकिस्तान के मैच में हुआ था। इन केस अगर मैच होता है बिटवीन श्रीलंका एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल क्रिकेट, श्रीलंका न्यूजीलैंड, कैसा मैच देख रहे हैं आप? श्रीलंका की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। नहीं, पाकिस्तानी तो फिर दुआएं कर रहे हैं कि जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने किया है, उनके पास भी एक श्रीलंका के पास भी किस तरह का बैटर है, चारत असलंका। हाँ, असलंका, ठीक है, और वो भी कर सकते हैं, कौशल मेंडस जो है वो भी कर सकते हैं। ये 2 बैटर्स इस तरह के हैं जो अब पाकिस्तानियों की नज़र में हीरो बनने का मौका इनके पास है। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी कुछ शेकी सी है, तो इसलिए जिस तरह के रिजल्ट्स पीछे आए हैं और जिस तरह से कुदरत जो है पाकिस्तान को फेवर कर रही है, तो ऑन ग्राउंड उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पे वैसे लास्ट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड रन रेट पाकिस्तान को बीट करके गया था जब सिचुएशन बनी थी, तो लास्ट बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में हम पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए हैं। और हमेशा से वो कौम की दुआएं साथ रहती है, टीम कम खेलती है और कौम जो है उसके वो क्या गाना है ना बाज भाई, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, उस कुछ ऐसा है ना, हमारा सितारा भी है वो गर्दिश पे ही रहा है पाकिस्तान। कल मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, बिजनेसमैन है, तो वो अपने बिजनेस के मामला छोड़ के कैलकुलेटर्स लेके बैठे हुए थे कि किसकी क्या कैलकुलेशन है। तो मैं कह रहा था कि हमारे क्रिकेटर्स ने पूरी कौम को मैथमेटिशियन बना दिया। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा जी, हमारी फिटनेस के हवाले से आ जाइए जरा। हारिस रऊफ साहब की हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, नेगेटिव एज इन ठीक आई है, तो इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि हारिस वुड बी परफॉर्मिंग। लेकिन मेरा एक बड़ा कंसर्न रहा है बीइंग अ क्रिकेट व्यू, हारिस बहुत रन्स कंसीड कर रहे हैं, रन्स खाने की मशीन बन गए। और फ़याम में अगर बात करें तो हारिस इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं अपनी लेंथ के ऊपर? क्योंकि मसला तो लेंथ का होता है, शाहीन भी कम नहीं रहे हैं, लेकिन हारिस इन पर्टिकुलर। जब भी कोई बॉलर हो या बैटर हो, वो जब एक जैसी गलतियां बार बार कर रहा होता है तो फिर उसको सपोर्ट देना 2 बंदों का काम होता है। एक तो मॉर्ने मॉर्कल जो है बॉलिंग कोच, उनको ये चाहिए था कि उनको इस शेल से बाहर निकालते, ठीक है। और दूसरा मकबूल बाबरी माहिर नफ्सियात साथ गए हुए हैं, तो क्योंकि ये एक मेंटल मसला भी होता है और एक आप कह सकते हैं टेक्निक का मसला हारिस को बताएं कि खाली इंडियन एक्टर्स को बताएं। मॉर्ने मॉर्कल को चाहिए था कि भारतीय बॉलर्स जिस तरह से, जिस लाइन पे, जिस एंगल से वो गेंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गेंद को मूव नहीं कर रहे हैं, वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, हल्की सी अंदर या बाहर मूव होती है, बाकी लाइन और लेंथ जो है वो इस तरह की रखते हैं कि बैटर्स जो है वो अगर शॉट खेलता है तो उसको रिस्क लेकर शॉट खेलना होती है। तो वो लेंथ जो है वो ये नहीं है कि हारिस कर नहीं सकते, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि उनको अलग से प्रैक्टिस करवाते, अलग नेट करवाते, सिंगल विकेट लगा के इनकी वो लेंथ और वो लाइन सेट करते। तो बेसिकली माइंडसेट उस तरह का कोचेस भी गाइड नहीं कर सके और खुद भी लर्न नहीं किया, और उनको गाइड कर सकते थे सीनियर बॉलर के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी। अब वो खुद मसाइल का शिकार है तो वो उनको क्या गाइड करते। बिल्कुल तो इस मामले में थोड़े ज़हीन बॉलर तो अच्छे हमारे वकार यूनुस जैसे, हमारे आई थिंक वसीम अकरम भी है इंडिया में, आई बिलीव मौजूद, नहीं वो पाकिस्तान में, वसीम अकरम पाकिस्तान में शो कर रहे हैं, वकार यूनुस इज देयर, तो और भी हमारे सीनियर्स वहां पे हैं, तो आई थिंक दे कुड लाइक सीक हेल्प, ही कुड सीक हेल्प। इसमें शाहीन थोड़े से शाहीन से नसीम जो है, ये पहले भी बातें शुरू हो गई थी 1 साल पहले ही कि वो ज्यादा ज़हीन बॉलर है पिच और कंडीशंस को समझने में, ठीक है। तो ठीक है, अगर बॉलर किसी जगह पे लैग कर रहा है तो जाहिर है कोई बंदा एक गलती बार बार कर रहा होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि इसको किस तरह मैंने करेक्ट करना है, तो ये फिर कोचेस का और मैनेजमेंट का काम होता है, सीनियर्स का काम होता है, ठीक है। अब बाबर आजम का भी इतना तजर्बा नहीं है
और कुछ लर्निंग भी हमारी कमज़ोर रही है। अच्छा, एक बड़ा मसला हमारा रहा है, इट बी द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, वक्त आई थिंक मेरे पास कमी है। हम अक्सर जब कोई अच्छे मैचेस एक दो जीत जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो बड़ी एक सिली किस्म की मिस्टेक्स जिन्हें कहा जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ हम कोई मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल फॉर अस, हमने इसको खेलना है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो एक अच्छा कमबैक था, जो हमने श्रीलंका को पहले बड़ा अच्छा हराया था, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेले और फिर उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को बीट किया, ये चीज़ हमें हेल्प करेगी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, या कहीं उसी ज़्यादा पुरएतमाद होकर उसका शिकार होकर कोई गलतियां कर देंगे हम? क्या लग रहा है आपको? ये बहुत ही सोच समझकर खेलने वाला मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बड़ी हद तक जो है वो पोजीशन क्लियर हो चुकी होगी कि हमें किस रन रेट से जाना है, हमें किस मार्जिन से जीतना है। ठीक है। अगर श्रीलंका जो है वो हार जाता है 1 रन से भी, तो पाकिस्तान को 131 रन करना है, 131 रन से जीतना है इंग्लैंड से। गुडनेस। और अगर वो इसमें अगर वो 50 रन से जीतते हैं तो 50 रन मजीद ऐड कर लें, फिर आपने 181 रन से जीतना है। तो ये सारी बेस लाइन 131 है, पिक्चर आपके पास क्लियर होगी। अब मसला ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है पूरा टूर्नामेंट गवा के, ठीक है, तो वो ख्वाब गफलत से जागी है गुज़श्ता मैच में। उनके 2 अहम बैटर्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बेन स्टोक्स ने सेंचुरी की है 87 और जो है वो डेविड मलान ने किए, वो रन आउट हुए। तो ये हाँ, इसके साथ आदिल रशीद जो है, मोइन जो है, उन्होंने पिच को बेहतर समझा है। अब कलकत्ता की जो पिच है वो बड़ी ट्रिकी है। ठीक है। पाकिस्तान ने 7 में से 6 मैच यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली इंग्लैंड जरूर प्रेशर में होगी। जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 401 के मुकाबले में की थी, वो जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज बहुत डेंजरस था। थैंक यू वेरी मच। हमने एक ब्रेक की जानिब जाना है। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। आपको इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, कल सोशल मीडिया पे एक तस्वीर का बड़ा चर्चा था। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने जी अपनी स्टैटिक्स को इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा जी आप अगर चाहते हैं कि आप टाइम आउट ना हो, हेलमेट का इस्तेमाल करें। और इस पर एंजली मैथ्यूज की तस्वीर नजर आ रही है जो दुनिया क्रिकेट के पहले टाइम आउट बैटर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप एक्सप्रेसो के साथ जुड़े और हम आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहे हैं। आपके लिए अच्छा कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट रखे हुए हैं इस वक्त हमारे किचन से एज यूजुअल। वैसे दिन तो हमारा कल था, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा डिले करके आपको आज कुछ रेसिपी नहीं खिलाते हैं। अहमद हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं और आज क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं ये हम अहमद से ही पूछते हैं। अहमद इस लाइव विद अस इन किचन। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपके? ठीक है। और सबसे पहले ये भी हमें बताइए कि इस वक्त जो आज ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं नूडल सूप। ठीक है, कॉर्न नूडल सूप बना रहे हैं जो कि इजी सूप है और घर में आप आराम से बना सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन स्टॉक है, उसके बाद नूडल्स गए हैं और इसके अंदर जो है वो मैंने कॉर्न्स के जो ऊपर वाले कर्नल्स होते हैं वो डालें। चिकन के साथ सोया सॉस और ग्रीन अनियंस विद वाइट लाइट पेपर, बस इतने से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसको जितने इंग्रेडिएंट्स कम होंगे उतना सूप जो है वो फ्लेवरफुल बनेगा। इसकी जो मेन बात है वो यही है, जितना सूप इंग्रेडिएंट्स में कम होगा उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा कंपैरेटिवली कि हम उसमें इतनी ज़्यादा हॉट सॉस डाल लें या विनेगर डाल लें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेस्ट एक दूसरी साइड पे चला जाता है। हमें मेन ब्रॉथ या स्टॉक का या यखनी का टेस्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो मज़ेदार नहीं बनता। बिल्कुल एज यूजुअल। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कब तक बनेगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप रेसिपी अगर बता दें इसकी। क्या रेसिपी क्या है जी जो सूप आप बना रहे हैं? रेसिपी इसकी बड़ी शॉर्ट सी है। अगर आपके पास स्टॉक फिल वक्त अवेलेबल है तो आप स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चिकन क्यूब आप यूज़ करें। 1 लीटर क्यूब के अंदर मैंने 1 नूडल का पैकेट डाला है, उसके साथ मैंने इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम मैं इसमें चिकन डालूंगा, 2 अंडे जाएंगे, 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस जाएगा, हाफ टीस्पून ऑफ इसमें वाइट पेपर जाएगी और 3 टेबलस्पून 1 kg के अंदर या 1 लीटर के अंदर हम कॉर्न डालेंगे। तो ये सिंपल सी इसकी रेसिपी है जो कि रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यही रेसिपी यूज़ करते हैं और चंद 100 रुपयों वाला सूप हमें जो है वो हज़ारों रुपयों में पिलाया जाता है। आपने जो कि जिक्र कर दिया तो कॉस्ट इकोनॉमी का भी जिक्र कर दें कि इसमें कॉस्ट इकोनॉमी कितनी है, क्या कंपैरिजन है, कितना खर्चा आ जाएगा इस पे और कितना डिफरेंट होगा होटल्स की निस्बत? देखिए, खर्चा जो है वो मेरा ख्याल से अगर आपके घर में चिकन फिल वक्त पड़ा हुआ है तो ना होने के बराबर है।
और अगर आपको चिकन लेकर आना है तो फिर थोड़ा सा खर्चा आपका हो सकता है, वरना अंडे, सोया सॉस और ये जो मकई के जो ऊपर से दाने होते हैं, ये तो आम सी चीज़ें घर में पड़ी हुई होती हैं। तो ये आपको जो है बड़ा इजी घर में और बहुत लो कॉस्ट में पड़ जाएगा। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अहमद भाई आप कंटिन्यू करें, हम सेगमेंट चलाते हैं, इनफैक्ट थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और फिर अहमद भाई से पूछेंगे कैसा बन रहा है। वैसे अहमद जब भी कोई चीज़ बनाते हैं दो चीज़ें बड़ी आम होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा कॉस्ट इकोनॉमी का बड़ा ख्याल रखते हैं। सो वापस आएंगे, हम देखेंगे जब ये मुकम्मल हो जाएगा। आप जारी रखें इसको। अब आपको अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं। आज उफैरा फैज़ मुग़ल फ़न तामीर के हवाले से बात कर रही हैं और इसके जो मुख्तलिफ अजूबे हम आपको दिखा सकते हैं उन पर ज़रा एक नज़र है, दिखाते हैं आपको मेरा पाकिस्तान। और का तोशा खाना दरियाफ्त किया गया जो एक तहखाने की सूरत में बनाया गया था। मुगल दौर के जो बादशाह थे वो इस जगह पर अपने कीमती हीरे, जवाहरात और मालो असबाब जो है उसको महफूज किया करते थे। मुगलों के बाद सिखों और फिर अंग्रेजों ने भी इस जगह पर अपना कीमती मालो असबाब जो है उसको स्टोर किया। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने जब इस जगह को दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, तो इनिशियली उनको ये लगा कि ये बेसिकली वज़ू करने की कोई जगह है, लेकिन तहकीक के बाद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर एक तो इसका ये जो मुनफरिद तर्ज तामीर है और इसके अलावा ये जो प्लेट्स हैं, ये वो प्लेट्स हैं जो उस दौर में ट्रंक और कंटेनर्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो गोया ये तय पाया कि ये मुगल दौर का तोशा खाना है। एक मजे की बात आपको और बताती हूँ कि यहाँ पर ये आप नीचे देख सकते हैं कि पर्चियाँ लातादाद मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ पर्चियाँ मौजूद हैं। तो ये जो बेसिकली पर्चियाँ हैं, ये यहाँ पर अब आने वाले लोग मन्नतें और मुरादें मांगते हैं और इसके अंदर ये पर्चियाँ फेंक देते हैं। अब आई डोंट नो इसकी लॉजिक क्या है, लेकिन ये इस जगह की हकीकत है। मैं शाही हमाम की छत पर मौजूद हूँ। ये खूबसूरत तर्ज तामीर अपनी तारीफ खुद बयान कर रही है। आज से 400 साल कबल वजीर खान ने जब इस शाही हमाम को तामीर किया था तो कुछ इस तरह का निज़ाम था कि यहाँ पर मसनूई रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये जो आप मेरे राइट और लेफ्ट पर रोशनदान देख रहे हैं, ये बेसिकली इनके दो पर्पस थे। पहला पर्पस था हवा का, जबकि दूसरा पर्पस था कि जब सूरज की रोशनी इन रोशनदानों के ज़रिए से नीचे हमाम में जाती थी तो पानी से टकराकर ये रोशनी पूरे हमाम को रोशन कर देती थी। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो मेरे पीछे आप डोम देख रहे हैं, ये मुगलिया दौर का डोम है, जबकि मेरे राइट और मेरे लेफ्ट पर ये जो कनोपीज हैं, ये ब्रिटिश इरा की हैं। इस हमाम की एक दिलचस्प बात यह है कि इस हमाम में गुस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला तमाम तर पानी सिर्फ 3 अंगीठियों पर गर्म किया जाता था और गर्म पानी से बनने वाली भाप को सुरंगों के जरिए हमाम के नीचे से गुजारा जाता था, जिसकी बदौलत पूरा हमाम गर्म रहता था। और ये जो नीचे इस वक्त आप सुरंगें देख रहे हैं, ये वही सुरंगें हैं, ये वही चैनल्स हैं जिनके जरिए आज से 400 साल कबल भाप गुजारकर इस हमाम को गर्म। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक दफ़ा फिर इनफैक्ट स्पोर्ट्स की जानिब चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम क्रिकेट की बात नहीं करें। लोग हमसे गिला भी करते हैं कि आप क्रिकेट की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आई मस्ट टेक दिस क्रेडिट कि एक्सप्रेसो के अंदर हमने सिर्फ क्रिकेट की बात कभी नहीं की। हमने सभी खेलों को कोशिश की है कि हम जो भी उसके अंदर अच्छा हो उसको वक्त दें। कुछ दिन पहले हमने आपको फुटबॉल के हवाले से एक खबर दी थी और पूरा पाकिस्तान इस पर खुश हुआ था इस खबर के ऊपर, और वो थी पाकिस्तान फुटबॉल टीम की जिसने कंबोडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2026 का जो क्वालिफाइंग मैच है इसमें बड़ी ज़बरदस्त फतह अपने नाम की थी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने अब तक बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहिरा किया है और इसी की बदौलत हम कंबोडिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर तारीख में पहली बार जीत हासिल कर पाए थे और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों टीम्स के दरमियान। सो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी कहते हैं ना ठंडी ताज़ा हवा के झोंके की सूरत में ये जीत हमारे सामने आई थी। पाकिस्तान के हारून हामिद ने इनफैक्ट 69वें मिनट के अंदर मैच का वाहिद गोल किया था और ग्रीन शर्ट्स ने कंबोडिया की टीम को इस क्वालिफाइंग मैच में हराया था। अब दूसरे मैच की तैयारियां हैं जी, मुझे लगता है ज़्यादा सख्त मैच है, जिसे कहते हैं ना कि टफ कॉम्पिटिशन होगा, भरपूर प्रैक्टिस सेशन इस वक्त जारी हैं। ये क्वालिफाइंग मैच इज
गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया, जो कि बहुत सीनियर टीम भी है पाकिस्तान के मुकाबले में, वर्ल्ड रैंकिंग भी उसकी बहुत अच्छी है और एक्सपोजर बहुत है खेलने का इंटरनेशनल फुटबॉल को। 16 नवंबर को ये मैच होगा और तीसरे क्वालिफाइंग मैच में 21 नवंबर को ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। कौमी पाकिस्तान के जो कप्तान है टीम के ईसा सुलेमान, वो इंजरी के बायस जो आइंदा 2 क्वालिफाइंग मैच है इसमें अवेलेबल नहीं है। दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम। फुटबॉल में पाकिस्तान किस तरीके से मजीद आगे जा सकता है, अब तक फुटबॉल फेडरेशन है जो पाकिस्तान की, उसने क्या रोल प्ले किया है और किस किस्म के का जो एक प्रेशर है हमारी फेडरेशन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लॉजिस्टिक्स, वो है उसको कैसे दूर करें। हमने कहा जी इस पर एक सेशन करते हैं। हमारे साथ हारून मलिक साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है PFFNC यानी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इसको चेयर करते हैं और सदर भी हैं फुटबॉल फेडरेशन के। उनसे ज़रा इस मामले में बात करते हैं, उनकी मुश्किलात भी जानते हैं, विद दैट उनको ट्रिब्यूट भी देते हैं द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम हैज़ गिवन। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वंस अगेन बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत खुशी की बात हमारे लिए, बहुत अरसे बाद फुटबॉल में बहुत बड़ी खबर आई। आपके लिए खबर कैसी थी? हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खबर थी एंड आई थिंक इसमें ना सिर्फ हमने इस साल 75 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीता, बल्कि हमारी वुमेन्स टीम ने पहली दफ़ा 75 साल में ओलंपिक क्वालिफायर भी जीता। वाओ। सो Against? ये साल अगेंस्ट लाओस। ओके। सो ये साल हमारे लिए फुटबॉल में बहुत ही अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम फुटबॉल में बहुत बेहतरी दैट्स प्रीटी अमेजिंग। जो अगला मैच हमारा आने वाला है, पहले ज़रा मैं उस पर आपकी राय ले लूँ, क्या तैयारी हम की, क्या उम्मीदें हैं? बिकॉज अभी मैं आपसे ऑफर पूछ भी रहा था सऊदी अरेबियन टीम के हवाले से, सीनियर टीम है, इंटरनेशनल टीम है, हम भी इंटरनेशनल हैं बट ऑब्वियसली रैंकिंग में सऊदी इज क्वाइट बेटर। सो कैसा एक्सपेक्ट करें? सऊदी और हमारा डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया इज़ रैंक्ड 52, लेकिन इसके अलावा मेरा ख्याल है उनका प्लेइंग एक्सपोजर हमसे बहुत ज़्यादा है इंडीड। मैं शायद अगर हमारे एक डिफेंडर है अब्दुल्ला इकबाल, अगर मैं उनके वर्ड्स इस्तेमाल करूं, उन्होंने सबसे अच्छा बोला। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है कि मैं कोच मैंसीनी की टीम के खिलाफ खेलूंगा। वाओ। AFC प्लेयर ऑफ द ईयर उस टीम में खेलता है, मैं उनके खिलाफ खेलूंगा और ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलूंगा जिनके साथ रोनाल्डो और डिफरेंट प्लेयर्स खेलते हैं। तो आवर टीम इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत अच्छे स्पिरिट्स और उस मुल्क में खेलेंगे जहाँ पे रोनाल्डो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है लेकिन टीम इंडीड उनकी बहुत अच्छी। आई बिलीव अच्छा मैच होगा, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा और हमें हमारे प्लेयर्स को इससे काफ़ी सीखने का भी मौका मिलेगा और अल्लाह करे हम जीत भी जाएं। एनीथिंग इज पॉसिबल। थोड़ा सा ये जो फुटबॉल का हमारा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जिसकी हम अक्सर क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बड़ा टैलेंट है, मुझे लगता है कि फुटबॉल के हवाले से भी शायद उतना या उससे ज्यादा टैलेंट है जितनी हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन वो टैलेंट एक्सपोज नहीं हो पाता, सामने नहीं आ पाता। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? फेडरेशन का क्या टेक है? अच्छा, मैं इसको 2 डिफरेंट तरीके से इस पे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम थ्योरी समझ लेते हैं। टैलेंट जो है वो 12 साल की उम्र तक होता है। ओके। सो फीफा का प्लेयर डेवलपमेंट साइकिल बहुत क्लियर है। 9 साल की उम्र तक यू प्ले फॉर फन। ओके। 12 साल की उम्र तक यू प्ले विद टैलेंट। 16 साल की उम्र तक यू प्ले विद कोचिंग। 16 से 19 के दरमियान यू लर्न स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक। ओके। और 19 के बाद आप खेलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के साथ। ग्रेट। सो इसका मतलब है कि 12 साल की उम्र तक टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होनी चाहिए और उस पर प्रॉपर कोचिंग जो है वो अप्लाई हो जानी चाहिए टू बिकम वर्ल्ड क्लास। ओके। सो एक तो ये टेक्निकली प्लेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट एग्जिस्ट समहाउ। उसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये कि हमारा एकेडमी सपोर्ट स्ट्रक्चर वीक है। तो पिछले 1 साल से एज अ फेडरेशन हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको बहुत खुशी होगी कि अब हमारे पास 42 अकेडमीज रजिस्टर हो गई हैं। Great. और हम हर क्वार्टर पे अंडर 12, अंडर 14 उनके इवेंट्स और चीज़ें करवा रहे हैं। जो दूसरा तरीका ऐसी चीज़ को देखने का वो ये है कि हमारी अंडर 16 टीम भी इस साल खेली एंड हम सेमीफाइनल्स खेल के आए और हमारी अंडर 19 टीम खेली साफ चैंपियनशिप। Okay. उसका हमने फाइनल खेला। वाओ। सो आवर परफॉर्मेंस इन द अंडर एज कैटेगरी भी अच्छी रही है इस साल। अगर हम इसी तरह
एकेडमीज में यूथ टीम्स पे काम करेंगे तो हमारी नेशनल टीम भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। ऑब्वियसली नीचे से अच्छे ग्रॉस रूट से बिल्कुल। अच्छे प्लेयर्स ऊपर आएंगे। Exactly, दिस इज हाउ इट बिल्कुल। वर्क्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करते हैं हम बहुत ज्यादा, ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल बहुत है। important दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है ये, और उसके अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इट्स समहाउ। वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड देखिए ग्राउंड्स होंगे तो बच्चे खेलेंगे, इट्स रियली एज सिंपल एज दैट। अभी क्या हुआ कि हमने इंटरनेशनल मैचेस करवाने थे तो हमने पंजाब स्टेडियम दिखाया एएफसी के इंस्पेक्टर्स को, जिन्ना स्टेडियम दिखाया, तो जिन्ना स्टेडियम मार्जिनली अप्रूव हुआ है इस्लामाबाद में। पीएसबी ने बहुत मेहनत की, पीएसबी ने उसको अप टू द मार्क किया, तो वहाँ पे हमारी एक इंटरनेशनल गेम हुई। बट अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल वहाँ लाइटें तो लगी हुई हैं लेकिन लाइट्स वहाँ 350 लूमेन है और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो 1800 लूमेन है। My goodness. मतलब इतना उसमें फ़र्क है। एक तो ये है। दूसरा हम लोग गए कराची में पीपल्स स्टेडियम विजिट करने, बहुत खूबसूरत स्टेडियम, बहुत अच्छी लोकेशन, हार्ट ऑफ कराची। लेकिन वो स्टेडियम को अगर हम ठीक करना चाहें वो 6-8 महीने का प्रोसेस है और हम फिर इंटरनेशनल फुटबॉल कराची में क्या भी ठीक लेके आ करने सकते की हैं। जरूरत है वहाँ पे? उसका ग्राउंड, उसका सीटिंग और उसके चेंज रूम्स। अगर हम 3 चीज़ों पे काम कर लें तो हम इंटरनेशनल फुटबॉल को कराची भी वापस लेके आ सकते हैं। ओके, और इस हवाले से क्या आपकी बात हुई सिंध गवर्नमेंट से? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का अच्छा फोकस रहा है पिछले कुछ अरसे में, चूंकि मैं उनके सोशल को फॉलो करता रहा हूँ तो उनका थोड़ा अटेंशन रहा है इस तरफ। तो आपकी कोई बात हुई? So we're in conversation with the federal government to begin the process और फिर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे एंड मतलब वो स्टेडियम को हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल वापस लेके आ सकते हैं और आई थिंक उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। कोई तजवीज़ ऐसी मौजूद है फेडरल कैपिटल के अंदर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, या कि कहीं पे एक बड़ा फुल फ्लेज इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए फुटबॉल के लिए? हमने पंजाब गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया हुआ है कि क्योंकि स्टेडियम के साथ फिर आपको प्रैक्टिस पिचेस भी चाहिए होती हैं तो काफ़ी सारा आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अपना कोई ग्राउंड भी नहीं है। ओके। तो हमारी नेशनल टीम भी जो है वो मतलब डिफरेंट ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिस करती है। तो आइडियली अगर कोई अपना ग्राउंड डेवलप हो जाए, कोई एक प्रॉपर नेशनल फैसिलिटी डेवलप हो जाए तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एग्जांपल है हमारे पास दुनिया में जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज आके, टीम्स तो लोग खरीदते हैं फ्रेंचाइजेस वगैरह, लेकिन कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट करें और फिर वो साथ साथ उनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए? कोई ऐसी तजवीज़ भी हो सकती है कि प्राइवेट लोग आके पैसा लगाएं इस पर? और दुनिया में इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं और हमारे रीजन में भी इस तरह की, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह जो सबसे तगड़ा बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है एंड वी हैव लाइक बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाली हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज मौजूद हैं जो ये कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। आई थिंक इस पे जरूर हमें भी सोचना चाहिए। ओके, सो गेटिंग बैक टू द टीम, आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, और खासतौर पे कोचिंग स्टाफ, क्या हमारा लोकल कोचिंग स्टाफ है जो कि ट्रेन करे हमारी टीम को, और उसकी कोचिंग के नतीजे में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आपने किसी इंटरनेशनल कोच को हायर किया है? फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारी टीम को मजीद बेहतर करने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक दरवाजा तो खुला है कामयाबी का। सो एक दरवाजा तो खुला है और ये दरवाज़ा हमें अगले 2 साल की इंटरनेशनल गेम्स की कॉन्फर्मेशन देता है, तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल था। कोचिंग स्टाफ का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि फ़ुटबॉल टीम हमारी काफ़ी सालों से नहीं खेली थी, तो जब हमने पिछले साल उसको रीस्टार्ट किया तो हमने एक कोच को लिया, उनका नाम है शहजाद अनवर। ओके। वो पाकिस्तान के वाहिद प्रो लाइसेंस कोच हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो उन्होंने फिर टीम के साथ काम किया तकरीबन एक पूरा साल। ठीक है। और उनको एक पोजीशन पे लेके आए कि फिर एक इंटरनेशनल कोच को हम लेके आए, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन। ओके। वो दुनिया भर में माने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे कोच हैं। एंड देन ही गेव द फाइनल पुश, जिसकी वजह से ये कैम्बोडिया की गेम में हम जीत सके। ओके। ओके। तो अब स्टीफन भी है, उनके साथ एक इंटरनेशनल गोलकीपर कोच भी है, इंटरनेशनल फिटनेस कोच भी है। ठीक है। एंड देन हमने कुछ लोकल कोचेस को भी साथ रखा हुआ है ताकि हमारा लोकली भी टैलेंट जो स्टाफ है वो साथ तैयार भी होता रहे और ट्रेन भी करता रहे। इन दी एंड आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें दैट यू लाइक टू से, इसके जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है गेम का या लॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव है, कुछ भी आप ऐड करना चाहें बीइंग द चेयरमैन? मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल जो है और कोई भी खेल वो एक सिर्फ खेल से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो अगर मैं उसकी मिसाल दूं तो अभी ताजिकिस्तान आएगा जब पाकिस्तान 21 नवंबर को, ठीक है, तो ना सिर्फ ताजिकिस्तान आ रहा है
बल्कि उनके साथ उनके फैंस भी आ रहे हैं, उनके भी हम वीज़ाज में मदद करवा रहे हैं। Right. सो इससे एक बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनती है टीम्स के लिए और एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाता है। ठीक है। तो जब हमने अपना क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप का तो पूरी दुनिया से पैगाम आए, पूरी दुनिया की प्रेस में चला कि पाकिस्तान जीता है। Indeed. एंड इंडीड फॉर आवर वुमेन्स टीम आल्सो यही पोजीशन रहती है। क्योंकि इस गेम का वो कहना चाहिए ना, फैन बेस इतना बड़ा बहुत है, बड़ा फॉलो बेस इतना बड़ा है कि खबर बनती ही है। और पाकिस्तान प्लेयर्स ने बहुत कमाल किया। एंड ऑफ कोर्स पीछे जो बैकग्राउंड पे एफर्ट्स होती हैं हारून साहब जैसे लोगों की, वो डेफिनेटली उसके ही नतीजे में ये रिजल्ट सामने आते हैं। हमने ज़रूरी समझा एक तो हम इनसे बात करें, एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए। हम इंशाल्लाह ऑफ एंड ऑन इस पे सेशंस करते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे ताकि जितना भी गेम को हम सर्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर बीइंग विद अस। सालिक साहब चेयरमैन PFFNC हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें गेम के हवाले से बताया। और मैं वंस अगैन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर पर जो हमारी रियल स्टेट कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर कोई एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बनाएं, हमारी नेशनल टीम को खेलने का मौका मिले, इंटरनेशनल टीम्स आएँ। आपके लिए भी बड़ी प्रोग्रेस है उसके अंदर और टीम के लिए भी है, और हम ऐसे फुटबॉल के अंदर भी नाम कर सकते हैं जैसे हमारा अभी क्रिकेट में या एक वक्त में हॉकी में नाम रहा है। आज आपको मालूम है शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनका यौम विलादत है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी और लाहौर समेत मुल्क भर में जो खुसूसी तकारीब हैं, सेमिनार्स हैं, इनका एहतमाम किया गया। इसमें मुफक्किर पाकिस्तान की खिदमात, उनकी शायरी, उनका तख़य्युल, उनकी तालीमात को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। 20वीं सदी के अजीम शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उनकी शायरी, क्योंकि उसको इस्लाम से लिया गया है, उसको कुरान करीम से लिया गया है, उसको उसवा हसना से लिया गया है और उसके सारे पहलू कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस्लाम को तो फॉलो करना डेफिनेटली बतौर मुस्लिम लाजिम है, लेकिन अल्लामा की शायरी भी आपको बिल्कुल उन्हीं खतूत पे लेकर जाती है और यही उसकी खूबी है। और फिर ओबियसली स्पिरिचुअलिज्म का जो एक पहलू उसके अंदर मौजूद है, या जदीदियत के मुख्तलिफ पहलू जिनकी तरफ तवज्जो दी गई है, अपने आप को पहचानने की बात है, खुदी की बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है, तो इस सब पे हमने बात करनी है। वी हैव द पर्टिनेंट पर्सनैलिटी टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फ़ाद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है कि इनका सब्जेक्ट भी है और कितना अच्छा इनकी ग्रिप है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमने कहा आज ज़रा फ़ाद भाई को दोबारा हम इंगेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी वंस माय प्लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट डे माशाल्लाह, Absolutely. और बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें। बहुत कम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो अल्लामा की शख्सियत के हवाले से, अल्लामा की शख्सियत और जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ उनकी तालीम है, आजकल के दौर में फ़हद भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको पढ़ने और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, टू लर्न टू लिव अ बेटर लाइफ? थैंक्स अ लॉट। बहुत बड़ा सवाल है असल में। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े जीनियस का नाम है और वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इकबाल को रवायती तौर पे हम जानते हैं कि ये अल्लामा साहब हैं, ठीक। लेकिन अल्लामा इकबाल का जो थॉट का सिस्टम है, वो थॉट का सिस्टम हम नहीं जानते कि वो असल में क्या है। जैसे अभी मतलब हम खुदी पे बात करें तो वी ऑल नो खुदी का तस्वुर इकबाल ने दिया, ठीक, मगर वो खुदी असल में थी क्या? इकबाल उस खुदी के अंदर क्या प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर कभी हमने बात नहीं की। तो अल्लामा के यहाँ अगर हम खुदी ही की बात कर लें और उसको आज के इस डिस्कोर्स के साथ जोड़ें, एक मर्द मोमिन, उसकी जिम्मेदारी है कि जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इस कायनात का वो है तौहीद। वाह। उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करे, और वो तौहीद है सरेंडर, सबमिशन टू ऑलमाइटी अल्लाह। जब आप उधर सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया में उसका कॉन्सिक्वेंस पैदा होता है, और वो कॉन्सिक्वेंस क्या है? इक्वालिटी का, मसावात का, बराबरी का। आप ये रियलाइज करते हैं कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक, हम मखलूक हैं, उस खालिक के बंदे हैं। बिल्कुल सही। तो वहां से आप तौहीद से मसावात और मसावात से ह्यूमन राइट्स, ये पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है। वाह, ब्यूटीफुल। तो अल्लामा इकबाल जो खुदी की बात करते हैं तो वो आरजू की बात करते हैं कि तुम्हारे अंदर आरजू होनी चाहिए। आरजू किस चीज की? तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तुम्हारा कोई विजन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इश्क, तुम कोई आइडियल तलाश करो और उस आइडियल को कॉपी करने की कोशिश करो, इमिटेट करो, उनके फुटस्टेप्स पे चलो, उससे इश्क करो। और सबसे बड़ा आइडियल जो है ज़ाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। जब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के इश्क में फनाइयत इख्तियार करेंगे तो उससे भी वही मसावात और इक्वालिटी
आप भी इश्क करते हैं, मैं भी इश्क करता हूं, हमारे अंदर वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा होगी कि वी आर कनेक्टेड थ्रू अ हायर मीडियम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल ने खुदी की 3 स्टेजेस बताई थी। एक थी इताअत। इकबाल ने मेटाफोरिकली ये कहा कि ऊंट अगर डेजर्ट में हो, सहरा में हो, ये फारसी में उनकी नज़म है तवील असरार खुदी, उसके अंदर ये बयान किया उन्होंने। तो ऊंट, मैं अपने एब्रिज्ड वर्जन आपसे शेयर कर रहा हूं, ऊंट को अगर सहरा में छोड़ दिया जाए, उसके गले में कोई रस्सी ना हो तो भटक के मर जाएगा, वाह वाह, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, वक्त पे खाना भी नहीं मिलेगा, चारा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो अपनी आजादी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले और किसी सारबान के हवाले अपनी रेंज को कर दे, वाह वाह, तो वो फिर काफिला जो है उसको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, बर वक्त उसको खाना भी मिलेगा। तो तुम ए मर्द मोमिन, वो जो डिवाइन प्रिंसिपल है गॉड का, तुम उसके सामने सरेंडर क्यों नहीं करते? उसकी जंजीर अपने गले में क्यों नहीं पहनते? यानी जब तुम सेल्फ अफर्मेशन या खुदी की बात कर रहे हो तो नंबर 1 उसमें इताअत है, ओबीडियंस टू डिवाइन लॉ। और फिर फरमाते हैं ज़ब्ते नफ्स, सेल्फ रिस्ट्रेंट। तुम्हारी जात की जो नेगेटिविटी है, जो गलबे की आरजू है कि दूसरों में मैं चढ़ दौड़ूं, उसको तुमने रोकना है। ऊंट अपनी रेंज को, अपनी बागों को, क्योंकि खुद थाम नहीं सकता, तो बाहर से कोई आता है जिसको डायरेक्शन देता है। तो इकबाल कहते हैं कि तुम अपने रूह के ऊंट को, उसकी रेंज को खुद थामो और कंट्रोल करो। और फिर वो लेवल आता है इकबाल के, हाँ, कि इकबाल कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर आरजुएं पैदा होती हैं, जब तुम्हारे अंदर इश्क पैदा होता है, जब तुम इताअत इलाही के मिराज पे पहुंचते हो, सेल्फ को रिस्ट्रेन भी करते हो, ज़ब्ते नफ्स, तो फिर वो दर्जा आता है कि अल्लाह तुम्हें अपना नाइब बना ले और फिर अल्लाह की एजेंट बन जाते हो। अच्छा, एक आपने शुरू में कहा और वो बहुत वैलिड बात है, एक रस्मी शख्सियत के तौर पर अल्लामा इकबाल को बना दिया गया। हमारे जो बच्चे हैं वो अल्लामा इकबाल को महज इस हद तक जानते हैं, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान, पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। इसके अलावा कोई चौथी बात उनके जहन में नहीं आती। इनफैक्ट हम भी बहुत हद तक जब तक नहीं पढ़ते और हम अल्लामा इकबाल की शख्सियत का शायद 0.1% भी उस तरह नहीं समझ पाते। एक तो ये रस्मी शख्सियत क्यों हो गई? किसने ये किया कि अल्लामा इकबाल महज एक मुफक्किर पाकिस्तान के टाइटल तक महदूद होकर रह गए? हालांकि जो शख्सियत आप बता रहे हैं, ऐसी शख्सियत तो सदियों में पैदा होती हैं, कौमें बदल के रख देती हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर इस शेल्फ से निकालें कैसे इकबाल को कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बने? इकबाल ताकतवर तबकों को सूट नहीं करते, जो भी ताकत हो। इकबाल एक इनकलाब का नाम है। इकबाल ने अपने दौर में झूठे उलमा के खिलाफ खड़े हुए, झूठे सूफियों के खिलाफ खड़े हुए, झूठे टीचर्स के खिलाफ खड़े हुए। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य था, साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए। ताकत के जितने सिंबल्स हैं, इकबाल उनको सूट नहीं करता। इकबाल की थॉट अगर मेन स्ट्रीम हुई तो आप ताकत के सामने खड़े होंगे, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे? मैं अल्लाह के सामने सबमिट कर रहा हूं, मुझे कोई इंटरमीडियरीज क्यों चाहिए? वाह वाह वाह। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे? पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। ओह माय गॉड, वाह वाह, क्या फिर एक जगह फरमाते हैं, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पुजते हैं काबे के ब्राह्मण। ओह माय गॉड। अगर आपने इकबाल को मेन स्ट्रीम कर दिया और इन टोटलिटी, सेलेक्टिव नहीं, दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, दुकानें बंद हो जाएंगी। सेलेक्टिव नहीं, इन टोटलिटी। तो अल्लामा इकबाल को हमने मुनासिब समझा कि एक नाम के दर्जे पे, रस्म के दर्जे में, रिचुअलिस्टिक दर्जे पे अल्लामा की बात होती रहे। वरना जो खुतबा अला बात बजाते खुद है, इट इज अ मार्वलस डॉक्यूमेंट। जो अल्लामा की पॉलिटिकल एक्यूमन उस दौर के अंदर जो वो सोच रहे थे, जो बेसिस बना है सेपरेट होमलैंड का, वो बजाते खुद एक मार्का तो लड़ा डॉक्यूमेंट है। Indeed. आपके जो लेक्चर्स हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, 7 लेक्चर्स, वो इन हिज ओन राइट, इन देयर ओन राइट, वो एक अमेजिंग मॉन्यूमेंटल वर्क है। एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग उससे वाकिफ भी नहीं है, वाकिफ ही नहीं पाकिस्तान है। में। आप देखें, असरार खुदी की ट्रांसलेशन हुई, अल्लामा को स का टाइटल उन्होंने दिया, रमूज़े बेखुदी, दरा, अरमगाने हिजाज, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम। आप अल्लामा के शेरी मजमुओं के नाम देखें, डिफरेंट है, दे डिफरेंट। और अब देखें, एक और जो मसला है आजकल का, और ये हम सबका कलेक्टिव मसला है कि हमने मयार को नीचे कर दिया है। हमने शायरी सुननी है तो ऐसे लोगों को हमने शायर बना दिया है जो शायर नहीं है, मजमागीर है। ठीक है। हमने ऐसे लोगों को मुशायरों के अंदर दावत देना शुरू कर दिया, हमने ज़ौक़ को पस्त किया है। इकबाल हायर
कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, हायर क्वालिटी पोइट्री अगर आप सुनना चाहते हैं तो जब ज़ौक़ ही मार देंगे तो फिर नौजवान इकबाल से कैसे अट्रैक्ट होंगे। अब ये देखें, ये अलामा के अशार में अगर हम इसको पोइटिकली देखें, शेर क्या करता है? शेर में एक आवाज होती है, शेर में एक आवाज होती है, शेर में एक इमेज होता है। जैसे ही पहले उसकी पोइटिक रिदम है, आवाज हिट करती है आपको, फिर उसके अंदर एक इमेज है जो वो आवाज आपके दिमाग में और आपके शऊर में पैदा करता है, और उसके बाद वो मजमून है, वो टॉपिक है जो आपको हिट करता है। आमतौर पर शोरा म्यूजिकल रिदम तक रहते हैं, इकबाल के आपको म्यूजिकल रिदम भी मिलेगी, एक ग्रेटर इमेज पैदा होगा और एक ग्रेटर आपको पैगाम मिलेगा, सोच में वुसअत भी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होता है कि स्टेट लेवल के ऊपर इस किस्म की बड़ी शख्सियात की जो तालीमात है, हमारे पास कुछ हमारे जो इस्लामी ममालिक में हम तुर्की की मिसाल ले सकते हैं, हम ईरान की मिसाल ले सकते हैं, यानी कि ऐसी शख्सियात जिनको आप चाहते हैं कि उनकी तालीमात लोगों की ज़िंदगी के असर हैं, तरजीहात अपनी अपनी हैं, आप स्टेट लेवल के ऊपर इक़दामात करते हैं उनको एज़ हीरो। हम तो सिर्फ 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल को याद कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, इसके अलावा नहीं होता है। तो क्या इक़दामात हों कि इकबाल की जो तालीमात हैं वो हमारे यंगस्टर की ज़िंदगी का हिस्सा बने, एंड ही मस्ट लर्न कि उसने लाइफ कैसे गुजारनी है। सबसे पहले इकबाल को सिलेबस का पार्ट बनाए हर लेवल के ऊपर। जितना है वो तो काफी नहीं, बिल्कुल ना काफी है। इकबाल सिर्फ शिकवा जवाब शिकवा नहीं है, That's it. इकबाल ज़ौक़ व शौक भी है, इकबाल मस्जिद करतबा भी है, इकबाल साकी नामा भी है, इकबाल जावेद नामा भी है। आप इकबाल की पर्शियन पोइट्री के ब्रिज वर्जन, वैसे लोगों ने कोशिश की है इसके ब्रिज वर्जन नसर के अंदर चाहे बयान करें, अगर लोग पोइट्री को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप उसको प्रोज में, नसर में बयान करना शुरू करें, आसान करके चाहे करें। देखिए जिस दौर में हम हैं, अटेंशन स्पैन्स लोगों के श्रिंक हो चुके हैं, ठीक है, लेट्स फेस इट। अब हम अगर आइडियली, मैं तो चाहूंगा कि अलामा को अलामा की जबान डिक्शन ईडियम में पढ़ा और समझा जाए, ठीक है, लेकिन हम इस ऐसे जमाने में हैं कि अलामा की थॉट ही लोगों तक पहुंच जाए, तो अगर हम मैसेज को ही पहुंचा दें ब्रिज करके सहूलत के साथ, हमारे वो बच्चे जो बिजनेस स्कूल्स में हैं, जो MBAs कर रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो भी तो इकबाल की थॉट से जुड़े, सिलेबस का पार्ट बनाए हर लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर। और इकबाल की जो तालीमात और शायरी है वो रेफर करती है हर शोबा जिंदगी को, आपको साथ लेके चलती है। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अलामा आप देखें, ही वाज अ ग्रेटर फिलोसोफर, मुस्लिम फिलोसोफर, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो कि अभी अनकवर होना है, वी नो इट, नाम की सतह के ऊपर। लोग अगर आज भी मॉडर्न माइंड भी पढ़ेगा बहुत इससे। टाइम खत्म हो गया, ऑब्वियसली बात जब आपसे होती है तो दिल करता है कि बात चलती रहे, बात बहुत अच्छी होती है और रुकने का दिल नहीं करता, लेकिन वक्त आड़े आता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की हम अजैद शख्सियत की हम बात कर रहे हैं। इकबाल को सिर्फ बतौर मुफक्कर पाकिस्तान कहकर उनको यौम विलादत बनाकर आगे निकल जाना नहीं है, उनकी शख्सियत को पहुंचाना, समझना, डिजिटल वेज के अंदर बताना, जिस तरह के आजकल के मीडियम्स हैं, ताकि यंगस्टर्स उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी खुशबू ये मुस्कुराहटें लेकर आ रही है। बिल्कुल, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आज सूप तैयार कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। जनाब अहमद साहब बताइए, क्या मिक्स कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे? ये मैंने वाइट पेपर डाली है, उससे पहले मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया है, तो इसको एक जल्दी से हमने स्टर देना है। एक इसकी बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, और इसकी के साथ साथ ये देखें मेरे पास स्लरी थी कॉर्नफ्लोर की। कोशिश करें कि जब आप नूडल सूप बना रहे हो तो कॉर्नफ्लोर ना डाल के पिएं, क्योंकि नूडल्स के अंदर खुद ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो सूप को थिक कर देते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम डाल रहे हैं। तो मैं इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दूंगा और इसमें अंडा, ये थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करना है। So I think it's ready to serve now. I mean, काफ़ी हद तक तैयार है। आप
खाने के लिए या साइड कॉम्प्लीमेंट के लिए फ्रेंच ब्रेड का लूफ भी ले सकते हैं। जो फिश क्रैकर होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, लेकिन जो डाइट पे हैं वो डायरेक्ट इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सूप रेडी हो गया, और घर में आप बना सकते हैं इसको इजी वे में, और कोशिश करें कि घर में बनाएं, बाहर से ना लेने जाएं या ना खाएं, कम से कम खाएं, क्योंकि घर में जो है वो आप हेल्दी वे में बना सकते हैं कंपैरेटिवली, बाहर हमें अरे नहीं पता वाह कि वाह क्या वाह, दिया। लुक्स डिलीशियस। आई बिलीव जब हम ट्राई करेंगे अभी तो खाने में भी बहुत ही, पीने में भी बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर बीइंग विद अस। और बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेफ़ अहमद की तरफ से, उनकी रेसिपीज़ की क्वालिटी होती है कि इकोनॉमिकल भी होती हैं और डिलीशियस तो होती ही हैं। इसके साथ ही जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा इस मैसेज के साथ कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें बच्चों के हवाले से, एज गवर्नमेंट सेड के गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें तो ना निकलें ना, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अच्छा सा दिन गुजारिए। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। टिल देन अल्लाह निगहबानों में।